नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम 9 से लेकर 12 तक की केमिस्ट्री और कुछ और सब्जेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। आपके लिए क्लास 12 स्टैंडर्ड का हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं। हेलो एल्केन्स को हम केवल इस समय पढ़ रहे हैं और हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वो सब पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो एल्काइल ग्रुप जिसके साथ हैलोजन जुड़ा होता है, एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है उसी के साथ हैलोजन जुड़ा होता है ना, तो आखिरकार इस बॉन्ड का नेचर क्या होता है, कैसे आप इसको पढ़ेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि ये एक एल्काइल ग्रुप है और एक ये हैलोजन है। हैलोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और हैलोजन को आप केमिस्ट्री की भाषा से इतर भी अगर कहें तो बड़े चालाक होते हैं, क्योंकि इन्होंने कार्बन के और अपने बीच के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया था और तब कहीं जाके इनके बीच में ये बॉन्ड बना था जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि हैलोजन ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। ये आपके आगे भी काम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं, 11th में पढ़कर आए हैं कि जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो सारे के सारे बड़े शातिर होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर किए जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, खास तौर से अगर यहाँ जो एलिमेंट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होने की संभावना है। और आपको पता ही है कि ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन के पास भरपूर मतलब इट इज़ रिच, इट इज़ सफिशिएंट विद इलेक्ट्रॉन, राइट। तो खैर, ये हैलोजन जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन में ये रहा आपका एल्काइल और ये रहा हैलोजन, तो हैलोजन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, एक ही कंपाउंड है ये, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। एक कंपाउंड कैसे, आप इसको CH3Cl करके शो कर सकते हैं ना, ये हेलो एल्केन ही तो हुआ। तो इस कंपाउंड में जो दो एलिमेंट्स हैं उनके पास दो अलग अलग चार्जेस हैं, एक के पास है पॉजिटिव चार्ज पार्शियल और एक के पास है नेगेटिव चार्ज पार्शियल। यहाँ पार्शियल क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि पूरी तरीके से क्लोरीन लेके भाग नहीं गया इलेक्ट्रॉन को, अभी भी वो जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है। अब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो पोलैरिटी दिखाते हैं, यानी पोलर होते हैं। पोलर का मतलब समझ गए, किसी भी कंपाउंड में अगर दोनों चार्जेस होंगे तो आप कहेंगे कि वो पोलैरिटी दिखाते हैं या फिर वो पोलर होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। ये सब बॉन्ड से कनेक्टेड है, इस बॉन्ड से CX बॉन्ड से कनेक्टेड। C मतलब कार्बन, ये कार्बन जिससे एल्काइल ग्रुप का ये कार्बन जिससे हैलोजन ने अपने आप को जोड़ा है, और X आपको पता ही है हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। जब कार्बन, ये जो एल्काइल ग्रुप का कार्बन है, ये हैलोजन को अपने साथ जोड़ता है तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसकी अपनी एक लेंथ होती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, आप जानते हैं कि हैलोजन्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन का हम जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, आप 10th में पढ़कर आए हैं, फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का बड़ा है, ब्रोमीन का और बड़ा है और आयोडीन का और बड़ा है। ऐसी स्थिति में अगर फ्लोरीन किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है, आप जानते हैं ना एल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लोरीन को आप R से जोड़ेंगे तो फ्लोरीन का साइज ही छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से कोई भी एल्काइल ग्रुप जब फ्लोरीन के साथ जुड़ जाता है तो इसका ये जो बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ अपने आप कम हो जाएगी। अंडरस्टूड है। क्लोरीन क्योंकि इससे बड़ा है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड, अगर कार्बन और क्लोरीन फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ इतनी है तो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, इससे ज़्यादा बड़ी होगी ब्रोमीन के केस में और इससे ज़्यादा बड़ी होगी आयोडीन के केस में, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे नहीं दिखाते हैं, ऐसे मत दिखा के आना एग्जाम में कि बहुत लंबी सी लाइन बना दी और दिखा दिया कि देखो इतना बड़ा बॉन्ड है। नहीं, ये सिर्फ समझने की बात है। बॉन्ड तो आप ऐसे ही दिखा सकते हैं, छोटा ही दिखा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है कि क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं एलिमेंट्स के साइज बड़े होते जाते हैं। हैलोजन के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का बड़ा, ब्रोमीन का और बड़ा, आयोडीन का और बड़ा। इस वजह से जब ये एल्काइल ग्रुप से जुड़ते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ में फर्क होता है। जब कार्बन एल्काइल ग्रुप जब फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। यहाँ पे लिख भी रखा है बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर्स, जबकि
कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 178 पिकोमीटर्स यूनिट होता है। कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड लेंथ 193 और कार्बन आयोडीन की 214। तो आप देख रहे हैं ना कि बॉन्ड लेंथ में कितना फर्क आ गया है। तो आप समझ गए बॉन्ड लेंथ फर्क क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द हैलोजन एटम। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी। चलो ये चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड एंथैल्पी को ही हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, इसी को हम बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं और इसी को हम बॉन्ड डिस्ट्रप्शन भी कह देते हैं। कहीं कहीं आप इसको एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से भी जान सकते हैं। जितने भी वर्ड हमने इस्तेमाल किए वो ज़्यादातर आपको बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के तौर से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिस्ट्रप्शन या एवरेज बॉन्ड एनर्जी के नाम से कम ही पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, ठीक। पर आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड बन गया है ना एल्काइल ग्रुप के बीच में और हैलोजन के बीच में, ये जो बॉन्ड बन गया है कार्बन और हैलोजन के बीच में, इस बॉन्ड को अगर तोड़ना हो तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिस्ट्रप्शन, डिसोसिएशन, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, सो दैट इज आपकी ये कहलाई जाती है बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी भी यहाँ देख लो, इसका यूनिट होता है किलो जूल्स केजी पर मोल, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी देखिए, कार्बन और फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड एंथैल्पी तोड़नी है तो 452 किलो जूल्स आपकी पर मोल इतनी एनर्जी लगेगी। क्लोरीन के केस में कम, इसके केस में इतनी, इसके केस में इतनी, और कम होती चली जा रही है। क्या रीज़न क्या है? रीज़न है कि कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये मान के चलो कि ये एल्काइल ग्रुप का कार्बन है। जब ये फ्लोरीन से जुड़ा है तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा होने की वजह से फ्लोरीन कार्बन से, एल्काइल ग्रुप के कार्बन से बहुत इंटैक्टली ज्वाइन होगा, क्लोजली ज्वाइन होगा, राइट। क्योंकि क्लोजली ज्वाइन होगा कार्बन के, इसका और दूसरा रीज़न अगर मैं बताऊं, हालांकि ये बॉन्ड एंथैल्पी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके प्रोटॉन्स से अट्रैक्टेड रहेंगे, इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन से मतलब बांध के रखेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो इनके बीच की बॉन्ड लेंथ छोटी है। जब बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, बॉन्ड लेंथ छोटी होने का मतलब डिस्टेंस कम है, गहरी दोस्ती है दोनों में, तो इनकी दोस्ती को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। जबकि जब आप एल्काइल ग्रुप और क्लोरीन की बात करते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो आसानी से आप ये बॉन्ड तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आप देख लीजिए, बॉन्ड लेंथ मैं आपको बता चुकी हूँ, बॉन्ड एनर्जी अब आपने पढ़ लिया है। अब आ जाता है हमारे पास डाइपोल मूवमेंट क्या चीज़ होती है। पहले तो ये समझो कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और उसका भी इस बॉन्ड से बहुत लेना देना है। तो डाइपोल मूवमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो पोलैरिटी पे और दूसरा बॉन्ड लेंथ पे। कहने का मतलब पोलैरिटी का क्या मतलब हुआ? चार्ज और डिस्टेंस, इस पर डिपेंड करता है हमारा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट पर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आ ही जाता है, ये आप मान के चलिए। ये देखिए डाइपोल मूवमेंट, क्लोरीन और कार्बन और फ्लोरीन के बीच का डाइपोल मूवमेंट 1.847 है, लेकिन कार्बन और क्लोरीन के बीच का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है। ये मैं भी बताऊंगी क्यों। फिर 1830 और 16, ये तो कम हो रहा है, ये कम है, पर ये ज़्यादा क्यों है? क्लोरीन का ज़्यादा क्यों है? आप तो अभी पढ़कर आए हैं कि फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, तो फ्लोरीन की पोलैरिटी भी ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसका जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा क्यों है कि डाइपोल मूवमेंट ये सब में ठीक चल रहा है, जैसे चलना चाहिए। ये कम है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो फिर इसमें ऐसा वेरिएशन क्यों आ गया कि ये 1.847 है और ये 1.860 है? आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो टेबल है ना, ये आपको समझाने के लिए बताई गई है, ये पूछी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं पूछी जाएगी आपसे कि टेबल बना के दिखाओ, नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि डाइपोल मूवमेंट का किससे हम तय करते हैं? हम तय करते हैं कि चार्ज क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो एक चीज़ समझो,
अभी अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमारे पास इसमें दो में कंफ्यूजन है ना, जब आप से पूछा जाएगा कि डाइपोल मूवमेंट हैलोजेंस का लिख कर दिखाओ, तो आप ये लिखेंगे सबसे पहले कार्बन और क्लोरीन सबसे ऊपर, उसके बाद CF, उसके बाद Br और I जैसा होना चाहिए था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कायदे में तो ये जो यहाँ से होना चाहिए था Br और I, ये तो चलो ठीक चल रहा है, लेकिन C और F सबसे पहले होना चाहिए था ना। तो क्लोरीन और कार्बन सबसे पहले क्यों है? डाइपोल मूवमेंट की अगर आप बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए अरेंज द हेलो एल्केन्स इन अकॉर्डेंस टू द डाइपोल मूवमेंट, किस तरीके से इनका इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, वो किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो कुल मिला के। तो आप देखो क्लोरीन और फ्लोरीन का मसला है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? टोटल चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब आपका बॉन्ड लेंथ। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो 3.16 कुछ ऐसे होती है, तो 3 मान के चलो, 3। तो ये तो हो गया चार्ज। अच्छा चलो, अब बॉन्ड लेंथ कितनी है इसकी? 178, 178। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 द 24, 2 3 7 द 21, 22, 23, 2 2 534, यही आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4 7, ठीक है, 534। ये आ गया डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, ठीक, ओके फाइन। फ्लोरीन की अगर आप बात करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 4 होती है। 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप इससे, बॉन्ड लेंथ से। क्यों बॉन्ड लेंथ से? क्यों? क्योंकि भैया डाइपोल मूवमेंट का मतलब ही होता है कि डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी एंड द बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द बॉन्ड लेंथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही फ्लोरीन की 4 है, ठीक। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन बॉन्ड लेंथ से कर दो, कितनी है बॉन्ड लेंथ? 139, 139। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 9 4 36, 3 4 3 12, 13 14 15 556, ठीक है। अब आप देखो कि फ्लोरीन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना आ रहा है? 556। फ्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट है 556, जबकि क्लोरीन की अगर आप बात करते हैं तो इसका डाइपोल मूवमेंट आ रहा है 534। यही एक रीज़न है कि आपके पास ये C जहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए एल्काइल ग्रुप का ही कार्बन है, इसीलिए आप CCl सबसे पहले लिखते हैं। क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड लेंथ को आप अरेंज कीजिए एक सीरीज में, तो सबसे पहले आप CF Cl इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंथैल्पी को अरेंज कीजिए, तभी भी यही रहेगा सीरीज। पर अगर आपसे पूछा जाए डाइपोल मूवमेंट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज कीजिए, तो आपको सबसे पहले CCl लिखना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है द चार्ज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हो गया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस ही है ना, इसलिए ये जो है ना, ये आपका मान के चलो आपको मिलेगा। 12th में नहीं मिलेगा तो कॉम्पिटिशन्स में मिलेगा, पर ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये डाइपोल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको आज इस लेक्चर से कार्बन और हेलोजन के बीच की ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की ये सारे डायमेंशन समझ में आते हैं कि पोलैरिटी कैसी है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी, और अगर ये आपको समझ में आ जाता है डाइपोल मूवमेंट पे डी बाय होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन डिवाइस से कराते हैं। हालांकि ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक, पर मैंने आपको बता दिया। इसको एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मैं एक करेक्शन कर दूं, ये जो होता है ना बॉन्ड एंथैल्पी, ये किलो जूल्स पर मोल होता है, ठीक है ना, किलो जूल्स पर मोल। मैंने केजी बोल दिया था शायद, ठीक है ना, किलो जूल्स पर मोल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ये थोड़ा करेक्शन जो मुझे करना था। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये टेबल एज सच नहीं पूछी जाएगी, पर अगर आप बॉन्ड लेंथ खासतौर से
फ्लोरीन और क्लोरीन की याद रखें कार्बन के साथ, तो थोड़ा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो एटलीस्ट आप ये क्वेश्चन जो आना ही है, कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही, होम एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, नहीं तो कॉम्पिटिशन्स में, तो आप इसको कर पाएंगे लॉजिक के साथ। मैं वही आपसे बार बार कहती हूँ कि शिक्षालय चाहता है कि आप रट्टाफिकेशन ना करें, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि केमिस्ट्री से अच्छी बनाइए अपनी केमिस्ट्री, शिक्षालय आइए। ओके कैन एनीवे, आपको जो जहाँ से समझ में आए आप वहाँ से समझिए, लेकिन मेन मकसद ये है कि आप रट्टाफिकेशन ना करें, आप चीज़ों को रटने ना लग जाएं, उसमें आप उलझ जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए। ओके तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स करेंगे केवल, फिर हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिर आएंगे हेलो अरीन्स में। ठीक है, आई होप यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लक्ष्य की तरफ अपना सारा ध्यान केंद्रित रखिए। ईश्वर करेगा आपको ज़रूर और ज़रूर, ईश्वर आपकी ज़रूर मदद करेगा और आपको अपना लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।